हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी एजुकेटर माया किची और मैं लेके आई हूं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर सेल बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन हमारे सिलेबस में ओवरव्यू ही पूछा गया है। पूरा डीएनए रेप्लिकेशन को डीपली नहीं पढ़ना है, मतलब ऊपर ऊपर से देखना है। देखते हैं अपन आज डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो दोनों कोशिकाओं में देखने को मिल सकता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी देखने को मिलेगा और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मेन डिफरेंस एंजाइम्स का, प्रोटीन्स का है। बाकी दोनों में जो मैकेनिज्म होगी वो तो सेम ही रहने वाली है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो बायडायरेक्शनल देखने को मिलता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में भी बायडायरेक्शनल देखने को मिल जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में बायडायरेक्शनल देखने को मिल जाता है, दोनों साइड से देखने को मिलता है। अब बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। तो डीएनए रेप्लिकेशन कोशिका में उपस्थित डीएनए के द्वारा दो महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जाते हैं। जो सेल्स होती है, ये जो कोशिकाएं होती है, इस कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो दो काम करता है। एक तो खुद की ही कॉपी बना देता है और दूसरा काम क्या करता है, इस डीएनए से आरएनए बना लेता है और आरएनए से क्या बन जाती है, लास्ट में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। डीएनए से डीएनए का जो बनना, इसकी कॉपी बनाना होता है वो क्या कहलाता है, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। और डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। उसके बाद आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। प्रथम अपने सामान्य डीएनए की प्रतिकृति तैयार करना, डीएनए रेप्लिकेशन करना। द्वितीय काम क्या करता है, अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन एवं अनुवादन, ट्रांसलेशन करता है। बात करते हैं कि डीएनए में क्या होता है। जो हमें पता है कि डीएनए की ये दो रज्जुएं हैं और इसमें जो नाइट्रोजन चार्ज जो होते हैं वो किससे बंधे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों ही रज्जु क्या हो जाती है, एक दूसरे से अलग हो जाती है। और इन्हीं अलग हुई रज्जु के पास में क्या हो जाता है, नए डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, नए न्यूक्लियोटाइड के ऐड होने से। तो डीएनए के दोनों रज्जु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। जब हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं तो दोनों रज्जु पृथक हो जाते हैं। केंद्रक में न्यूक्लियोटाइड का एक पूल पाया जाता है। नवीन न्यूक्लियोटाइड डीएनए के पृथक रज्जु के साथ जुड़ जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक रज्जु के साथ नवीन डीएनए का रज्जु जुड़ जाता है। जैसे कि इस एनिमेशन में दिखाया जा रहा है कि ये जैसे दोनों रज्जु पृथक हो रहे हैं और धीरे धीरे होके दो डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। ये पहले एक डीएनए था, अब इकोलाई के अंदर ये दो डीएनए का फॉर्मेशन हो गया है। जैसे कि इस एनिमेशन में ये दो डीएनए हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद अपन बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये दोनों ही रज्जु जो है रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया है। यहाँ पे दोनों रज्जु अलग होती है और बीच में एक गुब्बारे समान संरचना बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क के नाम से जानते हैं। रेप्लिकेशन फॉर्क के नाम से जानते हैं। और इसके दोनों ही साइड में देखिए नया डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जा रहे हैं और नया डीएनए जो है वो सिंथेसिस होता जा रहा है। तो ये दोनों रज्जुओं पर अलग अलग नया डीएनए सिंथेसिस हो जाएगा, क्योंकि जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड का वापस से फॉर्मेशन होगा और जो भी नाइट्रोजन बेस होते हैं वो अपने अपने नाइट्रोजन बेस के साथ पेयरिंग कर लेंगे और इससे वापस से नई रज्जु का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यूकैरियोट्स में डीएनए का प्रतिलिपिकरण रेप्लिकेशन विभाजन चक्र की इंटरफेस अवस्था में, एस अवस्था, सिंथेटिक फेज में होता है। प्रोकैरियोट में इस प्रकार की विभाजन अवस्था नहीं पाई जाती। प्रतिलिपिकरण एक अर्ध संरक्षित परिघटना है। कैसे होती है, सेमी कंजर्वेटिव परिघटना होती है। अगर मैं बात करूं कि जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन जो है वो कितने टाइप का होता है, तो 3 टाइप का होता है। ये एक साइंटिस्ट आते हैं, ये बात किसने बताई थी, तो ये साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेबुक्र, उन्होंने, और वाटसन नामक साइंटिस्ट ने। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, डेबुक्र, और एक और साइंटिस्ट थे जिनका क्या नाम था, वाटसन। इन्होंने मिलकर ये बताया कि जो डीएनए होता है वो 3 प्रकार से रेप्लिकेशन कर सकता है। और ये 3 टाइप कौन कौन से हैं, तो पहला जो टाइप आता है वो आता है कंजर्वेटिव, जिसको हम बोलते हैं संरक्षित विधि। सेमी कंजर्वेटिव मेथड जिसे हम बोलते हैं अर्ध संरक्षित विधि। और डिस्पर्सिव मेथड जिसे हम बोलते हैं वितरित विधि। तो इसके द्वारा डीएनए का फॉर्मेशन हो सकता है। तो पहले बात करते हैं कि जो ब्लू कलर के जो डीएनए स्ट्रैंड है वो कौन सा है, पेरेंटल है। और रेड कलर के जो है वो कैसे होंगे, न्यू स्ट्रैंड बनेंगे।
तो जब ब्लू कलर के पेरेंटल स्ट्रैंड को लेते हैं और फर्स्ट जो पीढ़ी आती है उसमें एक पेयरिंग तो पेरेंटल होती है और दूसरी पेयरिंग जो होती है वो कौन सी होती है, दूसरी जो पेयरिंग होती है वो न्यू होती है। फिर जब इसका सेकंड रेप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, एक पूरा ही पेयर किसका बनता है, पेरेंटल बनता है, और बाकी जो होते हैं वो कौन से होते हैं, रिकॉम्बिनेंट नए वेरिएंट देखने को मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि इसका एक एक ही जो भाग है ये पूरा का पूरा हर पीढ़ी में क्या है, संरक्षित है, कंजर्व रह रहा है। एक पेड़ जो है पेरेंटल वो हर पीढ़ी में कंजर्व रह रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संरक्षित विधि कहते हैं। बट जो दूसरा है सेमी कंजर्वेटिव, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो पेरेंटल पेयर है वो 50-50% फर्स्ट जनरेशन में ही बढ़ जाता है और 50% क्या देखने को मिलती है, न्यू वेरिएंट देखने को मिलता है। फिर इसके जो सेकंड एप्लीकेशन करवाएंगे तब हमें एक तो मिलेगा रिकॉम्बिनेंट और दो तो रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे और दो क्या मिलेंगे, इसमें न्यू स्ट्रैंड्स देखने को मिलेंगे, न्यू डीएनए देखने को मिलेंगे। डिस्पर्सिव के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट जनरेशन जो होती है उसके अंदर हमने क्या लिया है, पेरेंटल लिया है, और जब हम सेकंड जनरेशन एप्लीकेशन करवाते हैं तो क्या होता है कि इसके जो सभी स्ट्रैंड होते हैं उसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं न्यू और पेरेंट के। और इसका जो थर्ड जनरेशन हम निकालेंगे तो उसमें भी हमें ऐसे ही देखने को मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव। अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट माना जाए तो हमारा जो डीएनए है वो किसी सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही रेप्लिकेशन करता है, और इसको एक साइंटिस्ट ने प्रूफ भी किया था। उनका जो नाम था वो था मिथाइलस एंड पस्काल नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1958 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया था कि जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा ही करता है। चलिए नोट्स में देखते हैं। डेबुक्र के अनुसार वाटसन के डीएनए मॉडल में 3 प्रकार के डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है। पहला आता है संरक्षित विधि कंजर्वेटिव मेथड। इस प्रतिलिपिकरण रेप्लिकेशन में एक रज्जु पुराना व एक रज्जु पूर्णतः नया होता है। मतलब एक जो होता है वो पुराना ही होता है और दूसरा कौन सा देखने को मिलता है, नया देखने को मिलता है, मतलब कंजर्व होके रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। फिर अगर अपन बात करते हैं अर्ध संरक्षित विधि सेमी कंजर्वेटिव मेथड की, तो इस विधि में प्रतिलिपिकरण रेप्लिकेशन में निर्मित एक रज्जु पुराना व एक रज्जु नया होता है। मतलब यहाँ पे एक नया है, जैसे कि यहाँ पर ये पुराना है और ये वाला कौन सा है, नया है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा मानी जाने वाली विधि। फिर आता है वितरित विधि, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्सिव मेथड। इस विधि में प्रतिलिपिकरण यादृच्छिक रूप से होता है, मतलब पता नहीं चलता कि कितना सेगमेंट आएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में दोनों ही पेरेंटल और न्यू जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो मिक्स होते हैं डीएनए के। फिर अपन बात करते हैं कि डीएनए प्रतिलिपिकरण के अर्ध संरक्षित विधि की प्रायोगिक पुष्टि टेलर एट ऑल ने 1957 में एवं मेशल तथा स्टॉल ने के द्वारा की गई थी। मेशल ने स्टॉल ने किया था और मेशल और स्टॉल ने प्रयोग किया था 1958 में, सिद्ध किया प्रयोग के द्वारा कि डीएनए प्रतिलिपिकरण रेप्लिकेशन अर्ध संरक्षित सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। फिर हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन अर्ध संरक्षित विधि से होता है, जिसका अर्थ है कि नए डीएनए अणु में एक पुराना पेरेंटल और एक नया स्ट्रैंड होता है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि इन्होंने कैसे प्रयोग किया था। पहले इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, एक हैवी मीडियम लिया था जिसमें नाइट्रोजन का समस्थानिक लिया था N50, और उसके अंदर इन्होंने देखा कि जब N50 का जो स्ट्रैंड था उससे केवल N50 में किया तो एक हैवी स्ट्रैंड का डीएनए देखने को मिला। फिर इन्होंने क्या किया कि इसी के अंदर एक लाइट स्ट्रैंड N14 को रखा और फिर देखा कि एक स्ट्रैंड इसका आ रहा है और एक नया जो है वो एक इनको बैंड मिलता है, और वो बैंड कौन सा होता है, N14 और N15 का, जिससे पता चलता है कि एक स्ट्रैंड तो कौन सा है, हैवी है, और एक स्ट्रैंड कौन सा है, इसमें लाइट है। फिर इन्होंने जब इसका प्रेडिक्शन करा तो इनको 2 बैंड देखने को मिले। एक लाइट जो था वो ऊपर की तरह, लाइट का जो बैंड था ऊपर की तरफ देखने को मिला, और जबकि हैवी जो होता है उसमें वजन होने की वजह से वो कहाँ नीचे जो तलवा होता है वहां पर इनका बैंड देखने को मिलता है। उसके बाद इन्होंने वापस से जो मीडियम था उसको केवल लाइट मीडियम के अंदर ग्रो करवाया। जब केवल लाइट मीडियम के अंदर ग्रो करवाया तो इनको 2 तरह के बैंड देखने को मिले।
एक तो इनको रिकॉम्बिनेंट देखने को मिला, जिसमें क्या देखने को मिलता है, N14 और N15 दोनों की बैंड देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये साइड साइड में दोनों है वो, और एक केवल N40 वाला बैंड देखने को मिलता है। फिर इनका जो रिजल्ट आता है, तो ये अपने रिजल्ट में देखते हैं कि रिजल्ट में प्रिडिक्शन करते हैं, तो कंजर्वेटिव था, कंजर्वेटिव मेथड में देखते हैं तो केवल एक बार पेंटल देखने को मिलता है N15, इसमें है ना सेमी कंजर्वेटिव के तरीके से 2 स्टैंड देखने को मिल गए। उसके बाद ये सेमी कंजर्वेटिव में देखते हैं तो यहाँ पर एक बार कौन सा बैंड देखने को मिलता है इनको, हेवी बैंड देखने को मिलता है, एक बार लाइट और हेवी दोनों का मिक्स देखने को मिलता है, और दूसरी बार में मिक्स और केवल लाइट जो लाइट स्टैंड है वो देखने को मिलता है। और डिस्पर्सिव में इनको कैसा देखने को मिलता है कि एक बार हेवी का देखने को मिलता है, एक बार क्या देखने को मिलता है, लाइट और हेवी दोनों मिक्स देखने को मिलते हैं, और थर्ड जनरेशन में भी इनको क्या देखने को मिलता है, लाइट और हेवी मिक्स देखने को। इससे इन्होंने प्रूव किया कि जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। ज्यादातर स्टैंड क्या देखने को मिलते हैं, मिक्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से इन्होंने कंक्लूजन निकाला। अब इनके कंक्लूजन को अपन देखते हैं कि इन्होंने क्या किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इन्होंने डीएनए लिया था और उस डीएनए को लेबल कर दिया था N15 से, और 20 मिनट के लिए जनरेशन करवाया, तब इनको देखने को मिला कि इनकी जो स्ट्रैंड है वो N15 की जो एक स्ट्रैंड है और N15 की इनको दूसरी स्ट्रैंड भी देखने को मिलती है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसको 40 मिनट और जनरेट करने दिया, तो सेकंड जनरेशन देखने को मिले। और सेकंड जनरेशन के अंदर इन्होंने देखा कि जो N15 की जो नई स्टैंड बनी थी ग्रीन वाली, उसकी एक पूरी अलग से देखने को मिलती है, और N14 की एक अलग से देखने को मिलती है, और मिक्स भी इनको देखने को मिली है N14 डीएनए। तो N14 डीएनए और N15 डीएनए का मिक्स देखने को मिला। तो इनसे इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो हाइब्रिड होता है वो ज्यादातर देखने को मिलता है। जो हाइब्रिड होता है वही क्या होता है, डीएनए का एक लाइट बैंड इस तरह से देखने को मिले, हैवी बैंड लाइट बैंड इस तरह से देखने को मिले। तो इन्होंने निकाला कि जो हाइब्रिड होता है वही ज्यादा होता है, और हाइब्रिड को हम क्या कह सकते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रिजल्ट कह सकते हैं। तो हम इसको थ्योरी में पढ़ लेते हैं कि मिल्सन और स्टाल ने 1958 में ई कोलाई पर प्रयोग किया। बैक्टीरिया को पहले N15 तथा बाद में N14 माध्यम में उगाया गया, और डीएनए को डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगन से अलग किया गया। पहली पीढ़ी में हाइब्रिड डीएनए तथा दूसरी पीढ़ी में हाइब्रिड व लाइट डीएनए पाया गया था। जैसे कि हमने सेकंड वाले में देखा था कि फर्स्ट में तो हैवी बैंड था, और जो फर्स्ट पीढ़ी आती है उसमें जो फर्स्ट हमने लिया था पेरेंट वो कौन सा था, हैवी था। जैसे फर्स्ट पीढ़ी आती है तब उसमें हाइब्रिड मिलता है, और दूसरी पीढ़ी के अंदर हमें कौन सा देखने को मिलता है, एक हाइब्रिड और एक लाइट बैंड देखने को मिलता है। इससे सिद्ध हुआ कि डीएनए रेप्लिकेशन अर्धसंरक्षी सेमी कंजर्वेटिव होती है। इस एक्सपेरिमेंट के मुख्य बिंदु की बात करें, एग्जाम रेडी बिंदु की बात करें, तो ये क्या होते हैं, ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, 1958 के अंदर। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बना ही लेते हैं बीएससी हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मेन पॉइंट को मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। वैज्ञानिक कौन थे, मिसेल्सन और स्टाल थे, और जीव कौन सा था, ई कोलाई पे किया था। प्रयोग में उपयोग क्या किया था, इन्होंने N15 की एक हैवी नाइट्रोजन चेन डीएनए लिया था, और एक N15 का लाइट नाइट्रोजन लिया था। तकनीक क्या थी इनकी, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें इनको अलग अलग बैंड देखो, हैवी बैंड जो नीचे की देखने को मिल रहे थे और लाइट बैंड ऊपर देखने को मिलते, और जो हैवी और लाइट का मिक्सअप था वो उनके बीच में देखने को मिलता था। फिर उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, डीएनए एप्लीकेशन जो होता है अर्ध संरक्षित सेमी कंजर्वेटिव होता है। और पीढ़ी के अनुसार हम परिणाम को देखें तो 0 जनरेशन जब है ना पेरेंटल थे तब कौन सा लिया था हमने, हैवी डीएनए देखने को मिला। फर्स्ट जनरेशन में हमें हाइब्रिड देखने को मिलता है, जब इसको N40 के मीडियम में अपन ग्रो करवाते हैं तो हमें एक जो स्ट्रैंड होता है N50 का देखने को मिलता है, और एक जो स्ट्रैंड होता है N40 का देखने को मिलता है। इस तरह से हाइब्रिड डीएनए देखने को मिलता है। और जैसे ही हम सेकंड जनरेशन की बात करते हैं तो सेकंड जनरेशन में हमें 50% हाइब्रिड देखने को मिलते हैं, और 50% क्या देखने को मिलते हैं, लाइट देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं जैसे कि 50% यहाँ पे देखते हैं हम डायग्राम में, ये जो 50% जो है वो कैसे है, लाइट है, और जो 50% कौन से हाइब्रिड है। इसमें और ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलता है यहाँ पे, ये 50% जो है वो हाइब्रिड है, और 50% ही क्या निकलेंगे, लाइट वाले निकलेंगे। फिर अपन बात करते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम और प्रोटीन फ्रॉम ई कोलाई और ह्यूमन, कि जो ई कोलाई है उसमें एंजाइम और जो प्रोटीन होती है, और ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी अलग अलग प्रोटीन देखने को। एंजाइम और प्रोटीन की बात करते हैं, सबसे पहले हेलिकेज की बात करते हैं। ई कोलाई में डीएनए बी हेलिकेज देखने को मिलता है, और ह्यूमन में एमसीएम
हेलिकेज देखने को मिलता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन की बात करें तो ई कोलाई में एसएसबी देखने को मिलती है और ह्यूमन में आरपीए रेप्लिकेटेड प्रोटीन ए देखने को मिलती है। अगर मैं प्राइमेज की बात करूं तो ई कोलाई में डीएनए जी देखने को मिलता है और ह्यूमन में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा या प्राइमेज देखने को मिलता है। उसके बाद अपन बात करते हैं रेप्लिकेज की, तो रेप्लिकेज जो होता है ई कोलाई में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड देखने को मिलता है। वहीं अगर ह्यूमन की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज एम्फिसिलिन और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा देखने को मिलता है। टोपो आइसोमेरेज की बात करें तो ई कोलाई में गायरस देखने को मिलता है और ह्यूमन के अंदर टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट और सेकंड देखने को मिलता है। प्रोसेसिटिविटी कंपोनेंट की बात करें तो ई कोलाई के अंदर बीटा क्लेन देखने को मिलता है और ह्यूमन के अंदर पीसीएनए प्रोलीफेरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं हम क्लैम्प लोडर की, तो ई कोलाई के अंदर गामा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है और ह्यूमन के अंदर आरएफसी रेप्लिकेशन फैक्टर सी देखने को मिलता है। यहाँ से पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्ट ए के अंदर, और वन लाइनर क्वेश्चन में यहाँ से कोई सी भी प्रोटीन एंजाइम्स का नाम पूछ लिया जाता है। तो ह्यूमन और ई कोलाई दोनों में ही याद करना है। ज्यादातर मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं ई कोलाई के, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रयोग ई कोलाई में हुआ था। फिर आते हैं मेजर डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ ई कोलाई जीनोम। ई कोलाई जीनोम के अंदर कौन से जो है मेजर डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो यूज होते हैं। एक तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, दूसरा डीएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। ये तीनों ही मेजर एंजाइम पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, जो कि रेप्लिकेशन में यूज होता है ई कोलाई की। फिर अपन बात करते हैं कि जो इनका स्ट्रक्चरल जीन कौन सा होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के अंदर पोल ए होता है, सेकंड के अंदर पोल बी होता है और थर्ड के अंदर पॉलीमरेज पोल सी होता है। इस सब यूनिट्स डिफरेंट टाइप की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की एक ही यूनिट होती है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड में भी एक ही यूनिट होती है, पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है 10 यूनिट से मिलकर बना होता है। इसके अंदर अपन बात करें 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज में पाई जाती है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड में भी पाई जाती है और थर्ड में भी पाई जाती है। और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के अंदर पाई जाती है, सेकेंड और थर्ड के अंदर नहीं पाई जाती है। पॉलीमराइजेशन रेट की बात करूं तो लगभग 20 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड में ये जोड़ सकता है, मतलब 20 सेकेंड के अंदर पर सेकेंड के अंदर ये कितने 20 न्यूक्लियोटाइड लगभग जोड़ सकता है एक टेम्पलेट डीएनए के ऊपर। जबकि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है 1 सेकंड के अंदर 40 न्यूक्लियोटाइड जोड़ सकता है और डीएनए पॉलीमरेज जो बहुत मोर फास्टर है, ये क्या कर सकता है 1 मिनट में 1000 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकता है। प्रोसेसिटिविटी की बात करूं तो इसकी लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड की होती है और इसकी कितनी हो सकती है 1500 न्यूक्लियोटाइड की होती है। इतने न्यूक्लियोटाइड ये एक बार में जोड़ सकता है। और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करो तो ये इसकी लगभग 5000 होती है। ये प्रोसेसिटिविटी का मतलब क्या है, ये एक बार में इतने न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकता है। डीएनए फर्स्ट जो होता है वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो 200, सेकंड जो होता है 1500 और थर्ड जो होता है वो 5000 के लगभग जोड़ सकता है। और फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का क्या फंक्शन है कि तो डीएनए रिपेयर करता है, गैप फिलिंग एंड प्राइमर रिमूवर का काम करता है। और डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है वो डीएनए रिपेयर करता है और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम भी यही होता है। सबसे ज्यादा रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम रेप्लिकेटिंग एंजाइम जो है वो कौन सा होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये लाइन कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम क्या है, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। ये सब पूछा जाता है कि ई कोलाई के अंदर मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम कौन सा है, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कहलाएगा। फिर हम बात करते हैं कि मेजर डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीनोम। यूकैरियोटिक जीनोम के अंदर वो भी हमने ई कोलाई के अंदर देखा था। अब हम किस में देखते हैं, यूकैरियोटिक जीनोम के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स काम करते हैं, उनके पास क्या क्या एक्टिविटीज देखने को मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में दे रखा है एंजाइम और सेकंड कॉलम में क्या लिखा हुआ है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जो कि 3 प्राइम से 5 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम है और इनका फंक्शन लिखा हुआ है। चलिए एक एक को पढ़ते हैं। यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ बीएससी में पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ये 5 प्रकार के देखने को मिलते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एम्फिसिलिन। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो है उसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो एक्सो
एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो होती है वो नहीं पाई जाती है, और इनके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी नहीं पाई जाती है। इनका फंक्शन क्या है? प्राइमिंग ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के दौरान प्राइमिंग का काम करता है, मतलब प्राइमर को ऐड करने का काम करते हैं। तो इसके बाद प्राइमर के रूप में काम करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज बीटा की बात करो तो इनमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्टिविटी नहीं पाई जाती और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी नहीं पाई जाती, पर इनका काम क्या होता है? बेस एक्सचेंज रिपेयर करते हैं। तो इसके बाद अपन बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज अल्फा डेल्टा की। तो डेल्टा जो होता है उसके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी तो होती है, पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है। ये क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा की। तो इसके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, पर इसके पास भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती। ये काम क्या करते हैं? डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा ये लीडिंग और लेगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस करते हैं। फिर आते हैं डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन जो होता है उसमें क्या होता है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी पाई जाती है, पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। इनका फंक्शन अभी तक नाउन नहीं है कि काम क्या करते हैं, पर ये डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर कॉम्प्लेक्स रेप्लिकॉन बनाने में हेल्प, ये पांचों ही एंजाइम मदद करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये इसी तरह से ई कोलाई के अंदर रेप्लिकेशन होता है। अब देखते हैं अपने ई कोलाई की रेप्लिकेशन की स्टेप बाय स्टेप। तो प्रोकैरियोटिक को डीएनए रेप्लिकेशन जिसको कि हम मेनली ई कोलाई के अंदर कहते हैं, ई कोलाई डीएनए संश्लेषण जीन की बात करते हैं। ई कोलाई सिंथेसिस जीन कौन कौन सी होती है? अभी हम थोड़ी बहुत जीनों के बारे में पढ़ के आ ही चुके हैं और कुछ प्रोटीन्स के बारे में देख लिए। तो प्रतिलिपिकरण की बात करें, रेप्लिकेशन के संपूर्ण प्रक्रम के लिए डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी, डीएनए डी, डीएनए जी एवं डीएनए ई की आवश्यकता होती है। इनमें डीएनए ए, डीएनए सी तथा डीएनए बी प्रतिलिपिकरण के नए चक्र को प्रारंभ करते हैं। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? रेप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अपन कुछ देखते हैं कि रेप्लिकेशन होता है कैसे है। तो सबसे पहले तो जो दोनों ही स्ट्रैंड होते हैं उनकी क्या हो जाती है? अनवाइंडिंग हो जाती है। अनवाइंडिंग होने के बाद क्या होता है? यहाँ पर आकर हेलिकेज जुड़ता है। हेलिकेज जो होता है वो अनवाइंडिंग करवाता है। हेलिकेज आके इनकी अनवाइंडिंग करवा देता है। फिर ये जो वापस से स्ट्रैंड एक दूसरे से चिपके ना, उसके लिए क्या किया जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है उनको आके जोड़ लिया जाता है। उसके बाद स्लाइडिंग क्लैंप आता है जो कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को लोड कर देता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को लोड कर दिया जाता है। ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो लोड होने के बाद क्या करता है? नए नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है और कंटिन्यूअसली क्या कर लेता है? डीएनए की सिंथेसिस कर लेता है। ऐसे स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड को बोलते हैं, सतह बोलते हैं। जो फर्स्ट वाला जो डीएनए का रज्जु होता है वो टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है, और जो नया बनता है वो इसके साथ न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हुए बन जाता है। उधर अपन देखते हैं कि जो दूसरी स्ट्रैंड होती है वहां पर क्या होता है? वहां पर क्या होता है? बार बार क्या होता है? जगह जगह पर प्राइमर को ऐड किया जाता है, आरएनए प्राइमर को। आरएनए प्राइमर को ऐड करते हैं, फिर आरएनए प्राइमर जो होगा वो डीएनए को पूरी तरह से सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, कोई टुकड़ों टुकड़ों में करेगा, क्योंकि ये आरएनए प्राइमर है, ना कि प्राइमेज है, ना कि डीएनए प्राइमेज है। तो आरएनए प्राइमेज जो होता है उसको लगाया जाता है। उसके बाद वापस से क्लेम लोडिंग आता है और डीएनए प्राइमेज थक जाता है। फिर थोड़ा सा सिंथेसिस करता है, उसके बाद वापस से एक प्राइमर ऐड होता है। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में क्या हो जाता है? डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है। फिर इन छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उन टुकड़ों को क्या बोला जाता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोला जाता है। और ऐसे स्ट्रैंड को क्या बोला जाता है? लेगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। इस वाले स्ट्रैंड को क्या कहा जाता है? लेगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। ये डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस देखने को मिलती है यहाँ पे। इन टुकड़ों के बीच में जैसे कि यहाँ पर इन टुकड़ों के बीच में यहाँ पर देखो ये गैप देखने को मिल रहा है। इस गैप को फिल करने के लिए कौन आता है? डीएनए लाइगेज आता है, जो कि इनको ग्लू की तरह काम करता है, इनको चिपका देता है। लाइगेज कैसे चिपकाने का काम करता है? तो ये क्या करता है? फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है और इसका जो हाइड्रोजन होता है इसको रिमूव करवाता है। यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करवा के ऑक्सीजन H2O को बाहर निकालता है, पूरा H2O एक अणु को बाहर निकालता है और जो फॉस्फेट होता है उसको आपस में जोड़कर यहाँ पर कर लेता है। जैसे कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, इन तीनों को जोड़कर एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर लेता है और यहाँ पर इनको ग्लू के रूप में डीएनए पॉलीमरेज भी सहायता देता है। हाँ, यहाँ पर अगर अपन देखें कि जब ये डीएनए की हेलिकेज के द्वारा अनवाइंडिंग होती है तो इस तरह से एक संरचना बनती है। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फोर्क के नाम से जानते हैं।
अब आते हैं डीएनए जी तथा डीएनए ई प्रतिलिपिकरण के दौरान फोर्क की गति को प्रेरित करते हैं। फोर्क किस तरह से गति करेगा उसको प्रेरित करते हैं। तो फोर्क जो होता है वो इस तरह से गति करता है, इस दिशा में और इसके अपोजिट दिशा में गति करता है। 3 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए संरचनात्मक जीन की आवश्यकता होती है। तीनों प्रकार के जो डीएनए होते हैं उनके लिए संरचनात्मक जीन की आवश्यकता भी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रतिलिपिकरण एक खांच से प्रारंभ होता है। रेप्लिकेशन स्टार्ट विद एन इनिशिएशन। गुणसूत्र के डीएनए में अनेक प्रतिलिपिकरण इकाइयां होती है जिन्हें रेप्लिकोन कहते हैं। जिस जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस इकाई को क्या कहा जाता है? रेप्लिकोन कहा जाता है। जैसे कि अभी हमने एनिमेशन में देखा था, यहाँ से अगर रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है तो इसको क्या कहा जाएगा? रेप्लिकोन कहा जाएगा। दोनों प्राकृतिक जीन में किसी एक खंड के टूटने के पश्चात प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो यहाँ से एक बार रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन हो जाए, ये तो यहाँ से ये टूटेंगे तभी तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तभी तो रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा, और यहीं से क्या हो जाएगा? फिर डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। दोनों ही रचुओं पर डीएनए की सिंथेसिस होगी। डीएनए का यह विखंडन एक विशिष्ट स्थल पर प्रारंभ होता है जिसे प्रारंभ बिंदु इनिशिएशन पॉइंट कहते हैं। यह विखंडन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा होता है। सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आता है और वहां पर क्या करता है? डीएनए जो स्ट्रैंड होता है उसको काटता है। प्रतिलिपिकरण रेप्लिकेशन एक विशिष्ट स्थल से प्रारंभ होता है जिसे ओरिजिन पॉइंट कहते हैं और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की भूमिका, रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली एक प्रतिलिपिकृत बिंदु रेप्लिकेटिंग पॉइंट उपस्थित होता है। डीएनए रज्जु इस बिंदु स्थल से होकर गुजरता है। यूकैरियोट में प्रतिलिपिकृत बिंदु डीएनए रज्जु पर से गुजरता है। हम बात करते हैं डीएनए रज्जु का खुलना, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। ये अनवाइंडिंग होती है, वहीं से मेन प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे कि अपने डायग्राम में देखा था कि अनवाइंडिंग हो रखी थी। तो अनवाइंडिंग के लिए कौन सा आता है? हेलिकेज आता है। डीएनए रज्जु के खुलने की प्रक्रिया रेप प्रोटीन द्वारा प्रेरित होती है। यह रेप प्रोटीन लीडिंग स्ट्रैंड में हेलिकेज सेकेंड एंजाइम के साथ, जबकि लेगिंग स्ट्रैंड में प्राइमोसोम के साथ क्रिया करता है। यह रेप प्रोटीन होती है, वो दो लोगों से क्रिया करती है, एक तो लीडिंग स्ट्रैंड से करती है और एक लेगिंग स्ट्रैंड पर करती है। लीडिंग स्ट्रैंड में तो हेलिकेज सेकेंड देखने को मिलता है उससे, और लेगिंग स्ट्रैंड के अंदर प्राइमोसोम देखता है, उनसे क्या करती? क्रिया करके दोनों ही जो डीएनए के रज्जु है उनको एक दूसरे से पृथक कर देती है। पृथक डीएनए का एकल रज्जु शीघ्र ही एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन द्वारा आवृत हो जाता है। इससे क्या होता है? वो वापस से कुंडलन नहीं कर सकता है, वापस से उसके अंदर हेलिक्स का फॉर्मेशन ना हो, उसके लिए ये आगे जुड़ जाता है। उसके बाद अब बात करते हैं कि लीडिंग रज्जु के संश्लेषण का प्रेरण डीएनए पॉलीमरेज पोल थर्ड हेलो एंजाइम द्वारा प्रेरित होता है। पॉलीमरेज थर्ड हेलो एंजाइम के द्वारा प्रारंभ होता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को लोड कराया जाता है। उसके लिए क्लैंपिंग लोड को पहले लोडिंग कराया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर कौन रन करता है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जिसको हम होलो एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, वो रन करता है। और इससे क्या होता है? नई लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। जबकि लेगिंग रज्जु के संश्लेषण के प्रेरण प्राइमोसोम संबंधित प्राइमोसोम एसोसिएट प्राइमेज एंजाइम द्वारा प्रेरित होता है। जबकि लीडिंग जो स्ट्रैंड होती है उसमें तो होलो एंजाइम आता है, जबकि लेगिंग स्ट्रैंड के लिए कौन सा आता है? प्राइमोसोम एसोसिएट प्राइमेज आता है। प्राइमेज के द्वारा ही उसका सिंथेसिस प्रारंभ करते हैं। अभी प्राइमोसोम कैसे बनता है? तो हमें पता है कि बहुत सारी डीएनए जो होती है वो काम करती है। तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स काम करती है। जो पहली प्रोटीन आती है ए, प्राइमोसोम ए, और ये आकर क्या होती है? इस जगह पर आकर बाइंड हो जाती है। इसके बाइंडिंग के पास एक डाइमर को बाइंड करने की एक्टिविटी होती है, और वो जो डाइमर प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? प्राइमोसोम बी प्रोटीन, और ये आके यहाँ पे बाइंड हो जाती है। इससे आगे थर्ड पे आके कौन बाइंड होता है? जब ये दोनों की बाइंडिंग हो जाती है तब इन दोनों की बाइंडिंग के बाद डीएनए टी आकर यहाँ पे बाइंड हो जाता है। फिर एक और कॉम्प्लेक्स आता है 4th नंबर पर, और वो कॉम्प्लेक्स डीएनए बी और सी का होता है, वो आकर इस डीएनए टी से बाइंड हो जाता है। फिर ये जो डीएनए सी है वो इससे रिमूव हो जाता है, और इस तरह से हमें क्या देखने को मिलता है? प्राइमोसोम देखने को मिलता है। ये प्राइमोसोम जो होता है वो आगे आगे गति करता जाता है और डीएनए की अनबाइंडिंग होती जाती है। यह माना जाता है कि लीडिंग व लैगिंग रज्जु का संश्लेषण एक बहु प्रोटीन कण मल्टी प्रोटीन पार्टिकल रेप्लिसोम्स द्वारा होता है, जिससे लैगिंग रज्जु
लुप्त हो जाती है। रेप्लिसोम का फॉर्मेशन होता है, उसी से आगे जाकर देखने को मिलता है। ये होता है रेप्लिसोम। रेप्लिसोम किस तरह से देखने को मिलता है, और यहाँ पर एक लूप का फॉर्मेशन होता है। ये इस लूप का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे डीएनए बी, फिर उससे आती है डीएनए जी, जो कि रेप्लिकेशन को स्टार्ट करती है। फिर इसके ऊपर आते हैं हमारे तो डेल्टा, तो यहाँ पे आके जुड़ जाते हैं, और एसएसबी प्रोटीन यहाँ पर आके जुड़ी हुई है, और यहाँ पे साइड वाई यहाँ पे जुड़ा हुआ है। पोलिमरेज जो है थीटा एप्लिसोम और एप्लिसोन अल्फा और बीटा 2 जो क्लैम्प लोडर है वो आके यहाँ पे जुड़ा हुआ है। पोलिमरेज थर्ड की 3 यूनिट है। पोलिमरेज जो डीएनए पोलिमरेज थर्ड होता है उसकी 3 सब यूनिट होती है। एक तो होती है थीटा, एक होती है एम्प्लिसोन और एक होती है डेल्टा। ये तीनों ही आके यहाँ पे जुड़ जाती हैं। और B2 क्लैम्प लोडर होता है, वो पहले से ही होता है लोड करने के लिए, जिससे आगे लिए लोड हो जाता है। फिर इसके आगे इनको जोड़ने के लिए, दो डीएनए पॉल को जोड़ने के लिए हमारे पास क्या होती है, टोन होता है। टो जो होता है वो आगे इनसे जुड़ जाता है, और इस तरह से एक लूप का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकॉन कहते हैं। ये क्या है, ई कोलाई के अंदर बनने वाला रेप्लिकॉन है, रेप्लिसॉन है, रेप्लिसॉन, रेप्लिसॉन है। ये पूरा क्या, ये किसका स्ट्रक्चर है, रेप्लिसॉम का स्ट्रक्चर है। तो इसके बाद अपन बात करते हैं कि देखो ये यहाँ पर अपन देखें तो डीएनए ए आती है पहले, फिर से एसएसबी प्रोटीन आगे बाइंड होती है, फिर प्राइमर ए आके बाइंड होता है, और फिर प्राई सी जो प्रोटीन होती है वो आके बाइंड होती है, प्राई डी टी एन ए यहाँ पे आके बाइंड होते हैं। इस तरह से आगे डीएनए जी और डीएनए सी बाइंड होकर पूरी की पूरी क्या बना लेते हैं, एक रेप्लिसोम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर बात करते हैं कि डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट की बात करें, डीएनए के संश्लेषण हेतु एक डीएनए टेम्पलेट तथा 4 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता होती है। पहले से उपस्थित डीएनए पर नया संश्लेषित होने वाला डीएनए टेम्पलेट डीएनए कहलाता है, जो एक रज्जु या द्विरज्जु के प्रकार का होता है। जैसे कि ये पहले का डीएनए है, और इस डीएनए के अंदर हमने क्या करवाई है, अनवाइंडिंग करवाई है। तो ये इस तरह से कुछ खुल गया है, इधर से यहाँ से ये खुल गया है। अभी खुला हुआ जो स्ट्रैंड है फर्स्ट वाले का है, वो क्या कहलाएगा, टेम्पलेट डीएनए कहलाएगा। और इस पर जो नई रज्जु सिंथेसिस होगी वो इसकी क्या कहलाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहलाएगी। तो यही बात इसमें लिखी हुई है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं, यह डीएनए एक मास्टर कॉपी का कार्य करता है। ये एक मास्टर कॉपी का कार्य करता है, जिस पर पूरक क्षारक युग्म द्वारा नए डीएनए का संश्लेषण होता है। ये मास्टर कॉपी, इसी के साथ में नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे और एक नया डीएनए बनेगा। इसमें पैक्रियल डीएनए के समान 4 संगठन उपस्थित होते हैं। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर जो होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड के लिए होता है। डीएनए संश्लेषण के प्रारंभ हेतु तो एक आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है। एक बार लीडिंग स्ट्रैंड में एक बार ही प्राइमर ऐड होता है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड में बार बार प्राइमर को ऐड करना पड़ता है। और ये क्या करता है, रेप्लिकेशन को स्टार्ट। यह एक छोटी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, जिसमें 5 ट्राइफॉस्फेट तथा 3 हाइड्रोक्सिलिक सिरा उपस्थित हो। 5 प्राइम पर ट्राइफॉस्फेट पाया जाता है और 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल होता है। इसलिए एक फॉस्फेट हटाया जाता है और एक हाइड्रोक्सिल समूह के साथ क्रिया करवाई जाती है। आरएनए प्राइमर का संश्लेषण प्रतिलिपिकरण स्थल रेप्लिकेशन पॉइंट के निकट उपस्थित डीएनए टेम्पलेट द्वारा होता है। यह संश्लेषण आरएनए पॉलीमरेज द्वारा प्रेरित होता है। आरएनए पॉलीमरेज आके ऐड होता है और जैसे ये होता है। तो इसके बाद अपन बात करते हैं, जैसे कि हमने डायग्राम में पूरा देख ही रखा है। फिर श्रृंखला दीर्घीकरण की बात करें, चैन इलोंगेशन की बात करें, तो नवीन डीएनए का संश्लेषण आरएनए प्राइमर के ओएच सिरे पर डीएनए न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से होता है। धीरे धीरे यह संश्लेषण 5 प्राइम टू 3 प्राइम की दिशा में होता है। कौन सी दिशा में होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की दिशा में ही रेप्लिकेशन होता है, एवं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड द्वारा प्रेरित होता है। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है थर्ड, वो बार बार क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, जिससे ये श्रृंखला का इलोंगेशन होता रहता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियोटाइड क्रिया के कारण आरएनए प्राइमर का जल अपघटन हो जाता है, इसलिए वापस से बार बार क्या करना पड़ता है, आरएनए प्राइमर ऐड करना पड़ता है। क्योंकि इसका क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है आरएनए प्राइमर का। क्यों हो जाता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है उसके पास क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। श्रृंखला में उपस्थित रिक्त अवकाश को डीएनए न्यूक्लियोटाइड द्वारा भर दिया जाता है। कौन आता है, लाइगेज आता है, और वो बोलेगा नवनिर्मित डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा संयोजित होकर उच्च अणुभार वाले डीएनए में परिवर्तित हो जाता है। लास्ट में जो ओकाजाकी खंड होते हैं उनको कौन जोड़ता है, डीएनए लाइगेज आके जोड़ देता है। आरएनए प्राइमर फर्स्ट की उपस्थिति के कारण प्रारंभिक अवस्था में होने वाली किसी भी प्रकार की त्रुटि का संशोधन कर दिया जाता है।
और आरएनए प्राइमर फर्स्ट जो होता है वो क्या करता है, प्रूफ रीडिंग करता है। अगर उस पे पूरा जो डीएनए हमने बनाया है उस पर क्या करता है, ये पूरा घूमता है और घूमने के बाद देखता है कि अगर इसमें कोई एरर है तो एरर की जगह पर रुक जाता है और वहां पर क्या हो जाता है, वापस से रिपेयरिंग हो जाती है और इस तरह से एक न्यू जो सिंथेसिस डीएनए होता है उसमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल त्रुटि विहीन हमें नया डीएनए देखने को मिलेगा। अब इस रेवोल्यूशन फोर्क की बात हो, जिस बिंदु पर दोनों रज्जु पृथक होते हैं वहां पर एक फोर्क का निर्माण होता है। फोर्क जो होता है वाई के आकार का होता है। अभी हम ऐसे खोल रहे थे तो कौन से आकार का देखने को मिल रहा है, ये पूरा एक क्या बन रहा है, वाई बन रहा है, तो वाई के आकार का देखने को मिलता है। प्रोकैरियोट में फोर्क और यूकैरियोट की फोर्क में बहुत ही छोटा होता है। में फोर्क यूकैरियोट की तुलना में यूकैरियोट में बहुत बड़ा होता है, प्रोकैरियोट में बहुत ही ज्यादा छोटा देखने को मिलता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं ओकाजाकी खंड की, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट वही होते हैं जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में संश्लेषित होते हैं। डीएनए का डुप्लीकेशन फोर्क में होने वाली गति के अनुरूप होता है। संश्लेषण की दिशा फोर्क की गति के विपरीत होती है। जैसे कि यहाँ पर ये फोर्क है और ये आगे जाकर इस तरह साइड में गति कर रहा है तो संश्लेषण इस साइड में होगा, है ना, ऐसे सिंथेसिस होती है। इसके जस्ट अपोजिट देखने को मिलती है। डीएनए के एक रज्जु से सतत रूप से संश्लेषण होता है जबकि दूसरे रज्जु में डीएनए के छोटे छोटे खंडों का संश्लेषण होता है जिन्हें ओकाजाकी खंड कहते हैं। अब बात करते हैं डीएनए के सतत रज्जु को लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं तथा डीएनए के असतत खंड ओकाजाकी खंड जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, लेगिंग स्ट्रैंड पे बनते हैं। लेगिंग स्ट्रैंड उनको कहा जाता है। ये खंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। ये छोटे छोटे खंड जो होते हैं उनको कौन आके जोड़ लेते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज आपस में आके जुड़ जाता है। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा था आज, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट किया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।